हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनुष्का बायोलॉजी 360। सो हम सॉरी कि मैंने कल लेक्चर नहीं डाला, आज वाला भी लेट कर दिया। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, मैं कहीं बाहर चली गई थी ना, इस वजह से। तो सॉरी। आई होप तुम लोगों ने पिछले लेक्चर्स और पीछे के दोनों चैप्टर भी पढ़ लिए होंगे। अब इतना गैप दे दिया तुमको एक दिन का, आज का भी पूरा दिन चला गया, अभी लेट ही डालेंगे लेक्चर। ठीक है, तो वो पढ़ लेना, दोनों लेक्चर देख लेना। इसका 2 हो गए या 3 हो गए, मुझे तो एक्चुअली याद भी नहीं है। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी, 10-15 मिनट की। छोटा सा एक ही टॉपिक रहता है ना अपना, इसलिए। चलो, तो अब टाइम ख़राब नहीं करते हैं बच्चा, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम लोग देख रहे थे कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी बचाना ज़रूरी क्यों है, वो हमने पढ़ लिया। हमको उससे फ़ायदे क्या क्या हैं ह्यूमन को, ठीक है, हमने उसमें पढ़े, वो सारा पढ़ लिया। नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, है ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम उसे क्यों बचाएं। अब आता है हम बचाएं कैसे, ठीक है। तो देखो बेटा, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज़ प्रोटेक्टेड। देखो, जब हम लोग पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ना, या फिर कंजर्व करते हैं, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी सभी लेवल पे प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। हम लोग पूरे फॉरेस्ट को बचाते हैं, किसको बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए। इफ़ यू वांट टू सेव द टाइगर, वी विल कंजर्व एंड वी विल प्रोटेक्ट द होल फॉरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या प्रोसेस होता है कि सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे प्रोटेक्ट हो गई। तो ये जो अप्रोच होती है ना, इसको हम इन सीटू, ऑन साइट, टाइगर जहाँ था वहीं है अभी भी, फॉरेस्ट में था वो अभी भी फॉरेस्ट में ही है। हम लोग पूरा फॉरेस्ट बचा रहे हैं ना, उसको कहीं बाहर तो नहीं लेके गए टाइगर को। तो ये ऑन साइट कंजर्वेशन मतलब इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू मतलब इन, जहाँ वो ऑलरेडी था वो वहीं है अभी भी। However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened organism facing a very high risk of extinction in the world in the near future, और ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारा जो एनिमल है या फिर जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हो और थ्रेटेंड हो, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब चाहे कोई हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, ऐसा प्लांट और एनिमल जो बहुत जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने वाला हो, जिसको हम अर्जेंटली हम लोगों को बचाना है उसके एक्सटिंक्शन से, तब हम लोग उसको खुद सेफ रखते हैं, मतलब अपने साथ उसको सेफ रखते हैं, उसकी नेचुरल जगह से हटाते हैं, और जितनी भी चीज़ें हम लोगों से हो सकती हैं हम लोग करते हैं उसको बचाने के लिए। दैट इज़ ऑफ साइट, उसको हमने उसकी नेचुरल हैबिटेट से निकाला था, ठीक है। तो वो एक डिज़ायरेबल अप्रोच होती है उस टाइम पे, कब, जब बहुत ज़्यादा ही एंडेंजर्ड कोई स्पीशीज़ हो उस टाइम पे। देन आता है बच्चा इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. बहुत सारे नेशंस को ये इकोनॉमिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व कर सकें, ठीक है। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। हमारे पास जितने कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम हैं, किन को बचाने के लिए, उन एक्सटिंक्शन के थ्रेट को फेस करने वाली स्पीशीज़ को बचाने के लिए, ठीक है। वो स्पीशीज़ क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो रिसोर्सेज है क्या हैं, वो कम है, ठीक है। तो ऑन अ ग्लोबल बेसिस, अगर हम ग्लोबल बेसिस पे देखें तो दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट conservationists they identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism, ठीक है। तो हम लोगों के, एक मिनट ये पूरी लाइन पढ़ते हैं तभी समझ आएगा। दैट इज़ अ स्पीसीज कॉन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। देखो, एंडेमिज्म क्या होता है, एंडेमिज्म एक ऐसा, मतलब ऐसा टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं एक ऐसी स्पीशीज़ के लिए जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक जैसे कि जिम्पी प्लांट है, ठीक है। वैसे तो हमारे इंडिया में नॉर्मली होता नहीं है वो, तो हम मान लेते हैं जिम्पी प्लांट तुम्हारे मोहल्ले के एरिया में है, ठीक है। बहुत पॉइजनस प्लांट है ये, तो वो प्लांट तुम्हारे मोहल्ले में और पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, तो वो जो स्पीशीज़ है ना बेटा जिम्पी की, तो वो एंडेमिज्म होगी। वो स्पीशीज़ कॉन्फाइंड है सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले में, और पूरे इंडिया में वो कहीं नहीं मिल रही, दैट इज़ एंडेमिज्म टाइप थिंग्स, ठीक है। तो
ये लोग क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टाइप बनाते हैं। तो हॉटस्पॉट ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है और एंडेमिज्म की जो डिग्री है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ऐसी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ वहीं ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, ठीक है, बाद में हम लोगों ने 9 और ऐड कर दिए, मतलब नॉट यू। तो टोटल बायोडाइवर्सिटी हो गई पूरे वर्ल्ड में 34 हो गए बेटा। हाँ, सॉरी, ठीक है। देन आता है दीज हॉटस्पॉट आर ऑल्सो रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ये जो हॉटस्पॉट होते हैं ना ये ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हैबिटेट लॉस हुआ है। 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट, हम लोगों को 3 हॉटस्पॉट दिए हैं बेटा, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये एक है, इंडो बर्मा और हिमालय। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय कवर अवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रीजन है वहाँ पर ये चीज़ें हैं। मतलब ये हॉटस्पॉट का एरिया इन्होंने वो कवर वेट अ मिनट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। देखो ये जो तीनों हॉटस्पॉट है ना इन्होंने ऐसा एरिया कवर करके रखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस हो, और जो कि हॉटस्पॉट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्योंकि हॉटस्पॉट में क्या होती है, हॉटस्पॉट का जो एरिया होता है वो ऐसी जगह होती है बच्चा जहाँ स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा हो और एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऑल्दो जो सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर अपन मिला लें, कवर्ड लेस देन 2%, अर्थ के लैंड एरिया का 2% से भी कम हिस्सा ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर करते हैं, जो कि बहुत कम है बेटा। अगर हम इतना ज़्यादा सेफ रख रहे हैं ना किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पीशीज़ को, तो उसके लिए ये कॉस्ट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दे कलेक्टिवली harbor is extremely high and strict protection of these hotspot could reduce the ongoing mass extinction by 30%। देखो लैंड एरिया इन्होंने कितना कवर करके रखा है, 2% से कम, लेकिन जो अभी फ़िलहाल रेट चल रहा है ना मास एक्सटिंक्शन का उसको लगभग 30% से ये लोग कम कर सकते हैं सारे हॉटस्पॉट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक हम लोग ये चीज़ को हम लोग इसको मायने कम देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो मतलब ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर दैन कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। इंडिया के अंदर इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं आर लीगली प्रोटेक्टेड एज। देखो जो इकोलॉजिकली यूनिक होती हैं और जहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है ना उनको हमने लीगली कानूनन तौर पे कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गई बच्चा, नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज़ हो गई। तो इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये याद रखना है सारा का सारा डाटा। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। 448 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 448 को कैसे याद रखोगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड का 4, लाइफ का 4, पूरे वाइल्ड लाइफ का 8, तो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने भी ऐसे याद रखा था। मेरी ट्रिक तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगी, बट हाँ तुम लोगों को एक आइडिया रहेगा। तुम ऑप्शन में से अगर तुमसे नेशनल पार्क पूछे तो तुम 448 तो हटा ही सकते हो, आई कैन से दैट ईजिली, ठीक है। सो इंडिया हैज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस। अब हमारा भारत कल्चर्स का देश है, बहुत सारे रिलीजन हैं हमारे देश में, ठीक है। तो हम लोग बहुत सांस्कृतिक टाइप लोग हैं ना, और कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं जो कि जैसे कि तुलसी है, तुलसी का पौधा तुम्हारे घर में कोई तुलसी तोड़ता भी होगा तो बहुत ऐसे वो रहता है कि नहीं तोड़ना, डांट लगा देते हैं। मैं तो आज तक मतलब मुझे चाय में तुलसी बहुत अच्छी लगती है, बट मेरी मम्मी कहती है नहीं ये गलत चीज़ है तो ऐसे नहीं करना। तो ये जो चीज़ें होती है ना बच्चा, जो मतलब हमारे संस्कृति से जुड़ी है, हमारे भगवानों से जुड़ी है, तो ये चीज़ भी बचाती है किसी पर्टिकुलर प्लांट को, ठीक है। जैसे तुलसी का पौधा है तो बहुत उसको वो मानते हैं, क्या मानते हैं, मेरे को एक पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा उसके लिए, मतलब उसको बहुत अच्छा मानते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। और मतलब माँ का दर्जा दिया जाता है तुलसी को, तो ठीक है, इसीलिए तुलसी का प्लांट मतलब ऐसे लोग तोड़ते वोड़ते नहीं है ना, तो वो सेफ़ रहता है तुलसी का प्लांट। तो इसी तरीके से बहुत सारे और प्लांट होंगे जो इस तरीके का हमारा मतलब धर्म टाइप कल्चर जुड़ा होगा उन प्लांट से, तो लोग उनको खुद बचाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है ना, ये भी प्रमोट करती हैं किस चीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को बचाने को, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बचाने के लिए, है ना। देखो इंडिया हैज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। हमारे मतलब धार्मिक ऐसी चीज़ें हैं, पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ होगा उन प्लांट्स के बारे में, जिसकी वजह से जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनको तो पता होगा, उनके द्वारा बाकी सब लोगों को पता होगा कि इन प्लांट का ये रोल होता है, तो वो भी नेचर के प्रोटेक्शन में काम आता है।
बहुत सारे कल्चर्स के अंदर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। बहुत सारे कल्चर्स में पूरा का पूरा फॉरेस्ट बचाया जाता है, ठीक है। सारे ट्रीज़ को, सारी वाइल्ड लाइफ को उसके अंदर जो है ना सबको प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे कि सैक्रेड ग्रूव्स हो गए। सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी जयंतियाँ। तुमने एसएस में पढ़ा होगा, गारो खासी जयंतियाँ हिल्स, ठीक है, ऐसे लाइन में आती हैं ये। तो खासी और जयंतियाँ हिल्स हो गई कि हाँ बेटा मेघालय में। अरावली हिल्स राजस्थान की हो गई। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। एंड सरगुजा चंदा बस्तर, ये शायद एमपी का है, ठीक है। तो सरगुजा चंदर एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मेघालय के अंदर जो सेक्रेड ग्रूव्स होता है ना, आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर अ नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन प्लांट। मेघालय के अंदर जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं वो एकदम लास्ट एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेयर और थ्रेटन प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और एक्सेसिटो कंजर्वेशन इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में हम लोग मैंने तुम लोगों को बताया था जो थ्रेटेंड एनिमल होता है उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाते हैं और ह्यूमन के उसमें प्रिजर्वेशन में रखते हैं कि जहाँ वो ज़्यादा सेफ रहेगा। बट कई बार ये आइडिया हम लोगों के लिए वर्क नहीं करता है, ठीक है। बट ठीक है, ये इस अप्रोच में क्या करते हैं, थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेट से लिया हटाया जाता है और स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है जहाँ पर उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है और स्पेशल केयर दी जाती है। जूलॉजिकल पार्क जैसे कि ज़ू वगैरह हो गए ना, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, देयर इज़ अ डिफरेंस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। पार्क जहाँ है, गार्डन जहाँ है वो एक्स सीटू होगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को सर्व करते हैं इन पर्पसेस को। देयर आर मैनी एनिमल, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। जो उनके वाइल्ड लाइफ जो एरिया था वहाँ पर उनके नेचुरल हैबिटेट में वो एक्सटिंक्ट हो गए, बट वो जूलॉजिकल पार्क में उनको हम लोगों ने प्रोटेक्शन से रखा हुआ है। रिसेंट ईयर में एक्सेसिटो कंजर्वेशन हैज़ एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन स्पीशीज़ इन एनक्लोजर। रिसेंट ईयर्स में एक्सेसिटो कंजर्वेशन ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। नाउ गैमीट्स, अब जो एनिमल्स हैं उनको तो रखते ही थे, ठीक है, स्पेशली अब गैमीट्स जो होते हैं ना थ्रेटन स्पीशीज़ की, उनको गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखा है। तुम लोग कौन से चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तुम लोग पढ़ोगे कि पॉलन ग्रेन को हम लोग रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तो वो प्रिजर्व रहते हैं। दैट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो वर्ड इज़ फॉर आइस टाइप थिंग्स, है ना। प्रिजर्व हम लोग बहुत ठंडी एरिया में, दैट इज़ क्रायो। जैसे बहुत एकदम बर्फीली जगह पे जो प्लांट्स उगते हैं ना उनको क्रायोफाइट्स कहते हैं बेटा, ठीक है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत एक्सट्रीमली ठंडे एनवायरनमेंट में हम लोग किसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं, दैट थिंग इज़ नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, आजकल तो उसको खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। गैमीट्स जो है ना थ्रेटन स्पीशीज़ को, उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, फर्टाइल कंडीशन में प्रिजर्व करके रखते हैं लॉन्ग पीरियड्स के लिए यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ठीक है। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो। इन विट्रो हम एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं, फिर प्लांट को प्रोपेगेट करा जाता है टिश्यू कल्चर मेथड से, ठीक है। ये टिश्यू कल्चर वगैरह हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर है वो, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जो सीड्स होती हैं बेटा, सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक। ऐसे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट बहुत सारे होते हैं जिनकी जो सीड होते हैं अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन से, उनको हम लोग बहुत लंबे टाइम तक सीड बैंक में रख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहेंगे, तो ये याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्री, कोई बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज आई थिंक नहीं होनी चाहिए, एंड इट्स कंजर्वेशन इज़ देयर फॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशन। मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई लॉ बनाएंगे तो पर्टिकुलर कुछ लोग होंगे वही बायोडाइवर्सिटी को सेव करेंगे, नो, इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ थिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी लोगों की, सभी नेशन वालों के। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, पहले कौन हुआ, अर्थ समिट, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, कब, 1992 में। जस्ट उसके 10 साल बाद कौन हुआ, वर्ल्ड समिट। पहले अर्थ समिट हुआ, पहले अर्थ बनी होगी,
मतलब मैं ऐसे याद रखती हूँ, ज़्यादा बड़ा कौन है, अर्थ है, उसके बाद वर्ल्ड है। तो पहले अर्थ समिट हुई, हिस्टोरिक कन्वेंशन किसके ऊपर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। कहाँ हुई थी बेटा, रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ठीक है, जिसको कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पर सभी नेशन को बताया गया था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखना है, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, और उसका मतलब ग्रीडी ना होके हम लोग सिर्फ अपनी नीड की ज़रूरतें ही उनसे लाभ लें, ठीक है। तो इन फॉलो अप उसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, कब हुआ था, 2002 में हुआ था। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ 190 कंट्रीज़ ने प्लेज ली थी और उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि 2010 तक वो सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर देंगे किसमें, करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। जो भी अभी करंट रेट है ना बायोडाइवर्सिटी का, उसको ग्लोबली, रीजनल और लोकल लेवल, चाहे इन तीनों लेवल पे, किसी भी लेवल पे, मतलब ग्लोबली, रीजनल और लोकल, तीनों के तीनों लेवल पे जो करंट रेट है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, उसको हम लोग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे। कब तक, 2010 तक। और हुआ कब था, 2002 में। मतलब 8 सालों में 190 कंट्रीज़ ने प्लेज ली थी। कहाँ पे बेटा, जोहान्सबर्ग और साउथ अफ्रीका में, कि आने वाले 8 सालों में जो करंट रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे, हम लोग उसको बचाने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैं एक अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। उसमें क्या, सारी चीज़ें, सारा डाटा होगा, सिर्फ जितनी भी डाटा हमारे पास आई है ना, मैं सारे लिख दूंगी, ठीक है। मुझे कुछ ट्रिक पता होगी, मैं तुमको वो भी बता दूंगी। तो मेरी फालतू की ट्रिक तो तुमने देख ही ली होंगी इस चैप्टर के साथ साथ। तो मैं वो सारी चीज़ें एक पेज पे तुमको लिख दूंगी, ताकि वो पेज तुम बार बार रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। तो और फिर तुमको ये जो डाटा होगा अच्छे से याद हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग अगला यूनिट कौन सा शुरू करें, ये मैं देखती हूँ। बाकी तुम लोग बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में अगला यूनिट कौन सा स्टार्ट करना है, ठीक है। हमारी इकोलॉजी पूरी हुई आज, इसमें 3 ही चैप्टर रह गए अब नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो तुम लोगों को समझ आया होगा, आई होप सो, ठीक है। ओके, बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।